अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो है वो हमारा एक्सेल में कुछ टैब्स के अंदर इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी हमारे सामने जो ओपन है ये होम का रिबन ओपन किया गया है। और इस होम के रिबन में हमने कट ये कट का ऑप्शन, ये कॉपी, ये पेस्ट, ये सारी चीजें हमने वर्ड की तरह यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये स्टाइल चेंज करने के लिए होता है। ये वाला जो है साइज को कम या ज्यादा करने के लिए, फॉन्ट के साइज को ज्यादा या कम करना हो, ये दोनों भी साइज को कम या ज्यादा करने के लिए है। यहाँ से हम बोल्ड करते हैं, यहाँ से इटैलिक, यहाँ से अंडरलाइन करते हैं चीजों को, यहाँ से बॉर्डर्स देते हैं। ठीक है, बॉर्डर हमने देना हो तो हमें पहले सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से कोई भी बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर ऑल बॉर्डर का यूज किया जाता है जिससे उस सिलेक्टेड जगह के सब सेल्स को चारों साइडों से बॉर्डर लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप बॉटम बॉर्डर का यूज करते हैं लाइन लगाने के लिए। जैसे ये हमने बॉटम बॉर्डर लगाया, ये एक नीचे लाइन लग गई है आपकी। ठीक है, नेम्स लिखते हैं ना जब हम, नेम, फादर नेम, तो उसके आगे लाइन लगाते हैं एक्सेल में, तो हम बॉटम बॉर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बॉटम बॉर्डर है। इसी तरह हम अपर बॉर्डर भी लगा सकते हैं और बॉटम बॉर्डर दोनों का यूज कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर जब क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे होते हैं हम, प्लस माइनस के, बच्चों का पेपर बनाने के लिए, उसमें हम जो रिजल्ट के लिए लाइन लगाते हैं ऊपर और नीचे, जहाँ पे बच्चे रिजल्ट लिखते हैं प्लस माइनस का, तो वो भी हम इसी बॉर्डर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे लिखना है कि 159, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 434 और 3, यहाँ पे प्लस का निशान लगा देते हैं। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, सारे को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं सारी चीजों को, और इसका जो है वो साइज भी यहाँ से कम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन का साइज बन जाए। ठीक है, ये अब क्वेश्चन का साइज बन गया है। अब हमें यहाँ पे आंसर के लिए ऊपर और नीचे लाइन लगानी है, तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर में जाएंगे और इसको लगा देंगे हम टॉप बॉर्डर बॉर्डर, और इसको भी हम लगा देंगे टॉप बॉर्डर। अब देखें वो क्वेश्चन जो है मुकम्मल बन करके आ गया। ठीक है, तो इस तरह एक्सेल के अंदर भी आप मैथ का पेपर बना सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप बॉर्डर लगाएंगे वहां पे बॉर्डर प्रिंट में शो होगा, बाकी जो सेल्स बने हुए हैं इनकी लाइनें प्रिंट में नहीं आती। ठीक है, तो ये इस्तेमाल जो है वो वर्ड से थोड़ा सा एक्सेल का डिफरेंट है, बॉर्डर वाला। इसके अलावा ये अलाइनमेंट्स हैं, 3 तरह की अलाइनमेंट नीचे दी गई है, राइट, लेफ्ट और सेंटर। और इसी तरह सेल के टॉप, मिडल और बॉटम भी होता है। जैसे कोई भी सेल, ये वाला जो सेल है, इस सेल के टॉप पर लिखना चाहे, बॉटम पे लिखना चाहे या सेंटर में लिखना चाहे, तो यहाँ से अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये चीज क्या है, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं हम इसको? टेक्स्ट ओरिएंटेशन। वर्ड में ओरिएंटेशन सिर्फ पेज की होती है, एक्सेल के अंदर ओरिएंटेशन 2 तरह की है, पेज की भी होती है और टेक्स्ट की भी होती है। वर्ड जो लिखे होते हैं या लेटर लिखे होते हैं उस टेक्स्ट की ओरिएंटेशन भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लें, जैसे ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, अभी ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन क्या है? बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेंज करना चाहें इस ओरिएंटेशन को, तो इसमें क्या क्या ओरिएंटेशन है देखें। आप इसको इस स्टाइल में लिख सकते हैं जैसा कि ये शो हो रहा है कि थोड़ा सा ऑब्लिक में लिखेगा, तिरछे में लिखेगा। ठीक है, ये देखें, सही है। इसी तरह हम इसको नीचे की तरफ भी एंगल डाउन कर सकते हैं। इसी तरह हम इसका एंगल जो है वो बिल्कुल वर्टिकल टेक्स्ट लिख सकते हैं नीचे की तरफ। इसी तरह वर्टिकल टेक्स्ट अपवर्ड लिख सकते हैं हम। ठीक है, और टेक्स्ट को डाउनवर्ड भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये क्या है,
टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज करना हो तो हम ये करते हैं। इसका यूज भी हम किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर लाजमन करेंगे। इससे क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को, उसका स्टाइल, क्या लिखने का स्टाइल जो है वो अ, उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। वो आप डाउनवर्ड लिखना चाहें, अपवर्ड लिखना चाहें, ऑब्लिक में लिखना चाहें, तो वो आप यहाँ से ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होता है रैपिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट रैप का यूज करते हैं। ये क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन भी अभी आपको लिख के समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक सेल सेलेक्ट किया, इसको हम बॉर्डर भी दे देते हैं। ये हमने बॉर्डर दे दी और इसमें मैं लिख लेता हूं अपना पूरा नाम। ठीक है, अब मैंने ये पूरा नाम लिखा और देखें कि बॉर्डर हमारा यहां से खत्म हुआ हो। ठीक है, बॉर्डर हमारा यहां से खत्म हो गया क्योंकि जो टेक्स्ट लिखा है वो सेल की स्पेस से बढ़ गया। या तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से पकड़ के बराबर पे लाएंगे, फिर हमारा बॉक्स मुकम्मल होगा। ठीक है, इसका नुकसान ये होता है कि सारे सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उसी जगह पर ही सारा मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें इतनी जगह हमारे पास है नाम के लिखने की, अभी ये वाला नाम हमें इतनी ही जगह पर मैनेज करना है, तो हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। रैप टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया, जितना नाम, जितना टेक्स्ट उस स्पेस में आएगा वो ऊपर आ जाएगा, बाकी रो का नीचे बढ़ जाएगा, रो का डिफरेंस बढ़ जाता है इससे। ठीक है, ये उस वक्त होता है कि जब आप एक शीट पे काम कर रहे हैं, आपने जो शीट ली है उसके ऊपर आपने 10 सेल्स पे काम करना है। ऊपर जो है एबीसी जहां पे लिखा हुआ है, 10 सेल्स में काम करना है। किसी सेल का साइज छोटा करेंगे, किसी का साइज बड़ा कर लेंगे, लेकिन 10 के 10 ही आपके पेज पर फिट करने हैं आपको। ठीक है, डाटा दसों में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उन 10 को एक पेज पे फिट करना है, तो फिर आप रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। क्यों, आप देखिए मोहम्मद सज्जाद खान लिखा हुआ है, तो मोहम्मद के बाद नीचे सज्जाद खान आया हुआ है। आप अगर यहाँ पे मोहम्मद लिखें और इंटर करेंगे तो क्या होगा कि वो नीचे नहीं आएगा, सेल चेंज कर जाएगा। इंटर से सेल चेंज हो जाता है। ठीक है, वो नीचे नहीं लिखा जाता, नीचे तभी लिखा जाएगा जब आप रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। वो एक लाइन, जितना सेल का साइज होगा उसी में पूरा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। सही रैप टेक्स्ट होगा, ये एक सेल आप रैप टेक्स्ट करेंगे। इसी तरह आप अगर ग्रुप ऑफ सेल्स को रैप टेक्स्ट करेंगे तब ग्रुप ऑफ सेल्स रैप टेक्स्ट हो जाएंगे। अभी ये एक सेल को किया था हमने, सिर्फ वही हुआ है, ये नहीं हुआ। इसको करेंगे तो अलहदा से कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो दोनों को इकट्ठा करना चाहे तो दोनों को सिलेक्ट करके भी आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा होता है और आपको सेल्स में एडजस्ट करना होता है एक्सेल के अंदर, तो आप रैप टेक्स्ट की मदद से रिक्वायर्ड सेल के साइज में अपना डाटा एडजस्ट कर लेते हैं। रो का साइज बड़ा हो जाता है इससे, लेकिन कॉलम का उतना ही रहता है, क्योंकि आपके पास स्पेस है इतनी पेज की और उसके ऊपर 10 कॉलम है। अब कॉलम का साइज तो आपको बढ़ाना नहीं है, रोज आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी कर ले, तो क्या होगा, इतने से कॉलम में, आपका छोटे से कॉलम में डाटा जो है वो मुकम्मल रैप टेक्स्ट की मदद से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रैप टेक्स्ट का भी इस्तेमाल आप आगे जाके कहीं ना कहीं आप यूज करना चाहे तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मर्ज एंड सेंटर का, मैं आपको यूज करवा चुका हूँ। मर्ज एंड सेंटर से आप सेल्स को मर्ज करते हैं और सेंटर में लिखते हैं। उसके अलावा ये मर्ज अक्रॉस का यूज मैंने आपको करवाया था, लेकिन आपको शायद समझ अभी ना आई हो। मर्ज अक्रॉस का फंक्शन क्या होता है, मर्ज अक्रॉस का फंक्शन ये होता है कि जब आप सेलेक्ट करते हैं किसी, काफी सारे सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहां से मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, तो सारे सेल्स एक सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जबकि मर्ज अक्रॉस का फंक्शन ये होता है, आप जितने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे, तो रो जो है, रो में जितने सेल्स होंगे बारी बारी हर रो के सेल्स को मर्ज कर देगा वो। ये देखें, रो के सेल्स मर्ज हो गए, पूरा एक नहीं बना, बल्कि इंडिविजुअल रो के अंदर जितने सेल्स थे वो मर्ज हुए हैं। ठीक है, अब ये मैंने 2 सिलेक्ट किए थे, मैं 3 4 कर लेता हूं।
और नीचे करता हूं, तो अब ये मर्ज अक्रॉस, ये सारे मर्ज हो गए, ये सिर्फ एक रो वाले। और नीचे भी उसी तरह आपको बारी बारी तीन तीन को सिलेक्ट करके मर्ज नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में सारे मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट CNIC नंबर। अब देखिए मैंने तीन चीजें लिखी हैं और तीन चीजों का जो सेल एडजस्टमेंट है वो सही नहीं है। यहाँ पे देखें कि हमारा अगर हमें डाटा लिखना है स्टूडेंट का नेम, तो वो इस सेल में जाके लिखना है, इस सेल में नहीं लिखना। इस सेल में लिखेंगे तो नेम आधा कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तीनों को और मर्ज अक्रॉस कर देंगे। मर्ज अक्रॉस से क्या होगा कि वो सारे सेल्स एक बन गए, आप देखिए। ठीक है, अगर आप इन सबको सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर करेंगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीन डिफरेंट रोज पे तीन डिफरेंट चीजें लिखी हुई है, तीन डिफरेंट रोज में तीन डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप मर्ज एंड सेंटर सिर्फ उसी को कर सकते हैं जिसमें एक सेल का डाटा, एक सेल के डाटा को आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा मोहम्मद सज्जाद खान। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं जितने मर्जी सेल्स को मर्ज कर लूं, इस सेल को सिलेक्ट करके, ये देखें, ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर सकता हूं मैं। ठीक है, लेकिन अगर तीन चीजें लिखी हो, तीन सेल्स में डिफरेंट चीजें या सेम चीज लिखी हो, फॉर एग्जांपल इसी को मैं कॉपी करता हूं और इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं और इधर भी पेस्ट कर देता हूं। अब अगर हम मर्ज एंड सेंटर करें तो क्या मर्ज एंड सेंटर होता है या नहीं होता। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूं, देखिए ऑप्शन दे देता है कि आपके तीन सेल्स में डाटा लिखा हुआ है। मर्ज एंड सेंटर सिर्फ एक सेल के अंदर डाटा लिखा होगा तभी कर पाएंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हल करने के लिए मर्ज अक्रॉस का यूज करते हैं, जिससे रोज सिर्फ मर्ज हो जाती हैं, कॉलम साथ में मर्ज नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन था जो आपने को मैंने बताया। ठीक है, मर्ज अक्रॉस के जरिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज अक्रॉस कर देंगे, ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, बाकी मर्ज सेंटर सिर्फ मर्ज सेल्स भी हो जाता है कि सेंटर में मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है कि सेल मर्ज भी हो जाए और लिखा हुआ मटेरियल सेंटर में चला जाए सब। जबकि मर्ज सेल जो होता है, इसका मतलब है सिर्फ सेल मर्ज हो जाए, लिखा हुआ मटेरियल जिस अलाइनमेंट में है उसी जगह पे रहे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहे, राइट में है तो राइट में रहे, जहां पे लिखा हुआ है उसकी अलाइनमेंट वही रहे टेक्स्ट की, सिर्फ सेल्स मर्ज हो जाए। और अनमर्ज का मतलब, अनमर्ज का मतलब आपका जो मर्ज हुई हुई चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाए, अनमर्ज हो जाए, सारे सेल्स अपनी ओरिजिनल हालत में चले जाएं। ठीक है, डॉलर और परसेंटेज का साइन सिर्फ साइन लगाने के लिए, जैसे हमने परसेंटेज का साइन लगाया था जब हमने स्टूडेंट के परसेंटेज निकाली थी, ऑब्टेन को टोटल से डिवाइड किया था, ऑब्टेन को टोटल से डिवाइड करके यहाँ पे जब आंसर निकाला था इज इक्वल ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। जब हमने ये परसेंटेज निकाली तो इसके साथ परसेंट का साइन लगाने के लिए हमने यहाँ से क्लिक किया तो परसेंट का साइन लग गया। ठीक है, इसी तरह डॉलर का साइन भी हम लगा सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, डॉलर का साइन लगाने का तरीका और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम आगे डॉलर के साइन पे पहुंचेंगे, उसके को प्रोजेक्ट करेंगे तो उस वक्त आपको समझ आएगी, लेकिन ये बेसिक चीज नहीं है, ये एडवांस में थोड़ी सी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आगे ये एडवांस तीन चीजें स्टाइल्स हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट का मतलब है आपको कोई रो या कॉलम ऐड करना हो, रो या कॉलम इंसर्ट करनी हो। उसका तरीका सिंपल है, अगर आपको यहाँ पे रो लगा कॉलम लगाना है, आप कॉलम के ऊपर जिस कॉलम को लगाना है उस कॉलम को आप ऊपर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से आप जाएं, वहां पे इंसर्ट का ऑप्शन होगा, इंसर्ट कर देंगे, आपका एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह रो लगानी है तो जिस रो को आपने इंसर्ट करना है उस रो में उसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें,
अब क्या होगा, उसके ऊपर एक रो बनेगी। रो जब इंसर्ट होती है तो वो सिलेक्टेड रो के ऊपर होती है। कॉलम जब नया ऐड होता है तो वो उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड होता है। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम के लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाता है। ठीक है, ये आपको जब इंसर्ट करना हो तब आपको देखना है कि आपको किस जगह पे कौन सा रो या कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है, डिलीट का मतलब है कि आपको रो या कॉलम डिलीट करना हो तो सिलेक्ट करें और उसको डिलीट कर सकते हैं आप यहां से। फॉर्मेट सेल, जी ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल क्या होता है, अब मैं आपको फॉर्मेट सेल की मशक करवाता हूँ। ये बेसिक होम के अंदर जो चीजें हैं बेसिक बेसिक वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप देखें फॉर्मेट सेल में दो चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, एक तो रो की हाइट और दूसरा रो कॉलम विड्थ। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ। ठीक है, आप यहां से एडजस्ट करते हैं। दूसरा तरीका था यहां से एडजस्ट करते हैं। यहां से आप कॉलम को कम या ज्यादा करते हैं। देखें, कॉलम को हमने ज्यादा कर दिया, कॉलम को हमने कम कर दिया। यहां से रो को हम बड़ा कर सकते हैं, रो को हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कॉलम और रो को बड़ा करने का। दूसरा होता है कि अगर हमने सारे सेल्स को एक जैसा साइज देना हो, सारे सेल्स को एक जैसा साइज देना हो। फॉर एग्जांपल, मैं ये सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और इधर से जाके मैं रो की हाइट पे क्लिक करता हूं। अब रो की हाइट मुझे कितनी रखनी है, मैं 10 पे कर देता हूं, तो सारी रोज की जो सिलेक्टेड रोज है उनका साइज 10 हो जाएगा। देख रहे हैं, 10 हो गया। अगर आपको ज्यादा करना है तो आप फिर रो में आए और आप इसको 15 कर दें। अब ये 15 का साइज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप कॉलम की विड्थ को कम या ज्यादा करना चाहें, मैं 20 कर देता हूं। तो देखें सारे जितने भी ए से लेकर एच तक कॉलम होंगे सबका साइज एक जैसा होगा। छोटा करना चाहें आप कॉलम की विड्थ को, आप 5 करना चाहें तो देखें 5 होगी। ए से लेके एच तक सारे कॉलम का साइज 5 पॉइंट हो गया। तो ये होता है, आप फॉर्मेट सेल से जाके रोज और कॉलम की विड्थ और हाइट को कम या ज्यादा एक जैसा कर सकते हैं, यूनिवर्सल कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्लियर ऑल का फंक्शन है, यहाँ पे क्लियर करते हैं जब हम क्लियर ऑल, जो लिखा हुआ सारा मटेरियल होगा सारा क्लियर हो जाएगा। ये देख, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया ऐसे, जितना मटेरियल हमने लिखा हुआ था। यहाँ से क्लियर ऑल पे क्लिक कर दें तो लिखा हुआ मटेरियल सारा और उसमें जो बॉर्डर वॉर्डर लगे सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा क्लियर हो जाएगा सारा, हमारी शीट क्लियर हो जाएगी। बस ये रोज एंड विड्थ, जो रोज एंड कॉलम की विड्थ है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो उसको हम कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, या सारा सिलेक्ट कर लें ऐसे, यहाँ से पूरी शीट सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट में जाके जो रो है, रो की हाइट आप 10 कर दें और फॉर इसी तरह कॉलम की जो है वो आप 10 कर दें। दोनों को हमने 10 10 करके बराबर कर दी। अब सारे जो है वो रोज एंड कॉलम बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आप फॉर्मेटिंग करते हैं कैसे सेल्स की। ठीक है, और क्लियर का फंक्शन मैंने आपको बताया कि सारा क्लियर कर सकते हैं आप। क्लियर फॉर्मेट ये होता है कि जो आपने फॉर्मेट लगाया है, फॉर्मेट में क्या कुछ होता है, फॉर्मेट में होता है स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कलर्स। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग होती है। अलाइनमेंट्स ये भी फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो वो सारा खत्म कर देगा, फॉर्मेट खत्म करेगा, लिखा हुआ मटेरियल नॉर्मल में आ जाएगा, डिफॉल्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी कि वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ हो, ना बोल्ड हो, ना टैलिक हो, ना अंडरलाइन हो, कैलिबरी उसका नॉर्मल स्टाइल हो जाए, 11 उसका साइज हो, ये होगा नॉर्मल में आ जाता है वो सारा। ये क्लियर फॉर्मेट आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये आप काम करते हैं इसके ऊपर। सोर्ट एंड फिल्टर में आपको मैंने बताया था, आप उसकी तरतीब बनाना चाहें ए टू जी या लार्ज टू स्मॉल, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ही काम करते हैं। जो भी काम करना है, जो भी आपको कमांड लगानी है, वो आपको पहले डाटा को सिलेक्ट करना है और फिर आपको उसको कमांड लगानी होती है। ठीक है, तो ये है आपका होम के अंदर तकरीबन जो बेसिक चीजें थी वो हमने
सारी एडिटिंग के लिए यूज करते हैं वो हमने की है। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट सेल्स, ये एडवांस में कुछ आएंगे, प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे। जो प्रोजेक्ट हम करते हैं ना, जैसे हमने रिजल्ट शीट का प्रोजेक्ट किया, इनवाइस का प्रोजेक्ट किया, इस तरह जब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गई हैं। होम के अंदर कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर, सेल्स फिल्स, अलाइनमेंट, टेक्स्ट ओरिएंटेशन, टेक्स्ट रैप, मर्ज, उसके बाद इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट एंड क्लियर। ये होम की बेसिक बुनियादी चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी। सबको क्लियर है? ठीक है। बाकी आप जब इस पे काम करेंगे तो आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इस पे जब काम करेंगे, इसके ऊपर यूज करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी। इंसर्ट, इंसर्ट में हमारे पास टेबल मौजूद है। वर्ड में भी था, आपने टेबल लगाया था वर्ड, यहाँ पे टेबल का कुछ और फॉर्मेट है। ठीक है, वहां पे आप रोज एंड कॉलम ऐड करते हैं, इधर आप रोज एंड कॉलम ऐड नहीं करते। आपको टेबल जब लगाना होता है, आप डाटा सिलेक्ट करते हैं, जिस जगह को आपको टेबल में लिखना हो वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से टेबल पे क्लिक कर देते हैं। ये विंडो ओपन हो जाती है क्रिएट टेबल वाली। जितना आपने सिलेक्ट किया होगा उसका रेफरेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे एक स्विच बटन है, इसमें लिखा हुआ है माई टेबल हैज हेडर। मेरे टेबल की हेडिंग है या नहीं है, हेडिंग टेबल की है या नहीं है, तो वो अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो वो हेडिंग नहीं बनाएगा, अदरवाइज वो हेडर की एक वो ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे अभी टिक नहीं लगा हुआ, मैं क्लिक करता हूं तो देखें उसने एक हेडर की जो रो है वो ऐड कर दिया। आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं दोबारा से टेबल पे क्लिक करता हूं और इस पे क्लिक टिक लगा देता हूं कि मेरे टेबल की हेडिंग है, तो फिर वो कॉलम वाली वो हेडिंग्स नहीं देगा। ठीक है, अभी क्योंकि खाली डाटा है हमारे पास तो ये नहीं होगा। मैं डाटा लेकर आता हूँ थोड़ा सा, वो जो हमने कल बनाया था ना डेटा, ये रिजल्ट शीट वाला ले आते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा डाटा लिखा हुआ है ये टेबल में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ बॉर्डर में लिखा हुआ। ये किस में लिखा हुआ है? बॉर्डर में। तो मैं अपना ये टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ सारा और इंसर्ट टेबल पे जाता हूँ। इसमें अब मेरे पास हेडिंग है या नहीं है? इस जगह पे जो सिलेक्ट किया हुआ हेडिंग है। तो मेरा टिक लगा हुआ है कि हेडिंग है। ठीक है, और ओके कर दो। अभी देखें उसने अपनी तरफ से हेडिंग नहीं बनाई। और इसी तरह अगर मैं अपना टेबल इंसर्ट करता हूं और इधर से टिक हटा देता हूं कि मेरे पास टेबल में हेडिंग नहीं है, तो वो हेडिंग देगा, कॉलम 1 2 3 दे दिया उसने यहाँ पे आपके पास कि आप हेडिंग लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ा सा होता है। अच्छा, टेबल का फंक्शन क्या है, टेबल लगाते क्यों हैं? अब मैं आपको इसका फंक्शन भी बता देता हूँ। ये टेबल लगा दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इसका फायदा ये होगा टेबल का कि जब आप यहाँ पे नेक्स्ट डाटा लिखेंगे, 1013 का डाटा आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, टेबल आपका नीचे देखे फार्मूले सारे नीचे आ गए। फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला खुद ही नीचे आ जाता है। पहले नहीं था, देखें फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे देखें कोई डाटा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं नेक्स्ट, वो फार्मूले यहाँ पे शो हो गए हैं। अब आप यहाँ पे नंबर ऐड करें, जैसे मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ 82, देखे वहां पे परसेंटेज और वो खुद ब खुद हो रही है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे परसेंटेज भी निकल आई है, यहाँ पे टोटल भी बन रहा है। आप इधर टोटल लिखते जाएं, 85 उधर जमा होता जा रहा है। देख रहे हैं, तो टेबल के अंदर हर चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। अब फिर आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे रोल नंबर और लिखें, उसका भी फार्मूला खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? तो ये होता है टेबल, जो एक्सेल का टेबल है
वो फार्मूलाज को ऑटोमेटिक बना देते हैं। फार्मूलाज को ऑटोमेटिक, आपको सिर्फ एक में लिखना है, बाकी सारों में खुद ही लग जाएगा। ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो हम ऊपर से पकड़ के नीचे करते हैं ना फार्मूले का। टेबल लगा होगा तो आपको पकड़ के नीचे करने की जरूरत नहीं है, एक में लगाएंगे सब में खुद ही लग जाएगा। नीचे तक जहां तक टेबल होगा वहां तक फार्मूला लग जाएगा। सही हो गया। टेबल खत्म करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। अब टेबल खत्म कैसे करते हैं? टेबल को सिलेक्ट कर लिया, अब खत्म कैसे करना है? आप टेबल टूल में जाएंगे, क्योंकि टेबल लगा हुआ है तो टेबल के टूल्स आएंगे। टेबल टूल में जाके आपके पास ये क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट टू रेंज। टेबल को रेंज में कन्वर्ट करना है आप। ये मैंने इसको रेंज में कन्वर्ट करेंगे। आर यू वांट टू कन्वर्ट नॉर्मल रेंज? तो टेबल नॉर्मल रेंज में चली जाएगी। अब ये टेबल नहीं रहा, ये नॉर्मल रेंज है। इसमें अगर हम नीचे डाटा लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। देखा ना, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, उसका फार्मूला नीचे नहीं आया। तो टेबल में लगाने का मकसद ये होता है कि जो आपका फार्मूला होता है खुद ब खुद ही नीचे आता रहता है। एक पे आपने लगा दिया, बाद में जितना डाटा आपके पास आ रहा है आप ऐड करते जाए, उसके ऊपर अगर फंक्शन या फार्मूला लगा हुआ है वो खुद ब खुद ही आगे चलता जाए। ठीक है। तो ये होता है टेबल का यूज। बेसिक टेबल का यूज यही है, आपको सिलेक्ट करना है, हेडिंग वाले पॉइंट को टिक लगाना है और बस टेबल लग गया। वो ऑटोमेटिक होगा, नीचे ऐड करते जाए डाटा, आपको फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो आपने पहले लगाया होगा वही आपका आगे चलता जाए खुद ब खुद। ठीक है, ये होता है ऐसा। 10 लोगों का डाटा आपने लिख लिया, बाद में 10 लोगों का और आ गया, अब क्या उन पे भी आप फंक्शन दोबारा लगाएंगे? आप टेबल में कन्वर्ट होगा, खुद ब खुद ही आपको डाटा लगता जाएगा, फंक्शन खुद ही लगता जाएगा। तो ये टेबल का यूज है। तो आपने जो रिजल्ट शीट बनाई है उसमें आप टेबल का यूज करें, टेबल में कन्वर्ट करें, टेबल का रेंज दोबारा से खत्म भी करें। ठीक है। और ये जो विड्थ और साइज है ना, इनको भी आप एडजस्ट करें। ठीक है। वो कैसे एडजस्ट करेंगे? आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आके आप रो को जो है अभी 14.5 है, आप पूरी 15 कर लें ताकि सारे बराबर हो जाए। इसी तरह आप विड्थ जो है कॉलम की वो एक जैसी रखना चाहते हैं, आप रख लें जी 15, सारी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। ये उस वक्त करते हैं जब आपके पास शीट हो ना, तो उस शीट में आप डाटा को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब कैसे शीट को एडजस्ट करते हैं? पेज लेआउट, साइज ले लेते हैं हम, लैंडस्केप साइज क्या ले लेते हैं हम? लैंडस्केप ले लेते हैं। और साइज जो है वो हम A4। ठीक है। अब हमारा जो पेज है वो कहां पर है वो देख लेते हैं हम। ये पेज है हमारा, ये लाइन है पेज की। ठीक है। और हमारा डाटा पेज से कितना बाहर निकल गया है, तो हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और होम के अंदर फॉर्मेट में जाके कॉलम की विड्थ को कम कर देते हैं। हम कर देते हैं जी 12। अभी भी 2 पेज से बाहर है, 10 कर देते हैं। ले, आ गया पेज के अंदर सारा डाटा, ये सारा आपका इसमें आ गया। अच्छा, अब इसमें जो नेम वाला है वो हमारा थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको अकेले को ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये इतने तक है, इतने तक कर लो। बाकी चीजें हमारी उसी जगह पर है। देखें पेज यहाँ तक था, तो पेज के अंदर पूरी शीट हमारी बन गई है। अब इसका प्रिंट आएगा तो पेज पूरे पे आ जाएगा, कोई इधर से या लेफ्ट राइट से जगह खाली नहीं होगी। ठीक है। तो पेज पे एडजस्ट करने के लिए आप रोज एंड कॉलम को एडजस्ट करते हैं। आपने जो रिजल्ट शीट बनाई है उसको आपने ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर लें, A4 साइज कर लें, और रोज एंड कॉलम को आप पूरा एडजस्ट कर लें कि इस लाइन तक आपका डाटा आना चाहिए, पेज लाइन तक। ठीक हो गया, ये आज आपका काम। तो अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन होगा तो आपने लाजमी जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच।